हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर सीरीज़ में आधुनिक भारत के डे 11 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, 90 डेज प्लानर के और भी अदर टॉपिक्स के वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो आज का जो डे 11 का टॉपिक है 1445 से 46 का निर्वाचन, शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहे गए कथन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना, फिर में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है सत्य है। दादा भाई नौरोजी का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कुल 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें पहली बार स्वराज की मांग की थी। इन्हें भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, दादा भाई नौरोजी की उच्च शिक्षा प्रसिद्ध एलिफिशियन कॉलेज में हुई थी। यह प्रसिद्ध कॉलेज किस शहर में था। तो आंसर हो जाएगा सी, बम्बई में। दादा भाई नौरोजी अपने उच्च शिक्षा बम्बई के प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज से प्राप्त किए थे तथा बाद में इसी कॉलेज में प्राध्यापक भी नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से हुई थी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने प्राध्यापक का पद प्राप्त किया था। उन्हें भारत की आशा की संज्ञा एक अंग्रेज प्राध्यापक ने दी थी। अगला देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। तो आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल फिशनबरी। तो इसका आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 ईस्वी में सेंट्रल फिशनबरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए ज्ञान प्रसारक मंडल नामक एक महिला हाई स्कूल की स्थापना की। लंदन में रहते हुए उन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1886, ये जो है गलत है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था। ब्रिटिश संसद के सदस्य बने 1892। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852, ये तीनों सही है। दादा भाई नौरोजी ने अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1926 ईस्वी में की थी। वह कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। राष्ट्रगुप्तार नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो आंसर हो जाएगा बी, मुंबई से। राष्ट्रगुप्तार नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी और खरशेद जी कामा ने की थी। राष्ट्रगुप्तार की शुरुआत 1854 ईस्वी में हुई थी। यह समाचार पत्र मुंबई से प्रकाशित होता था। यह पारसी धर्म से संबंधित था। अगला देखते हैं। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करना है। निम्न से कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन जो है सही है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक स्थान पर हुआ। वे स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद रोनाडे द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1902 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी आदि सभी उदारवादी दल के नेता थे। राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्र प्रचारकों को तैयार करने हेतु गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा बी, भारत सेवक समिति। राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों को तैयार करने हेतु 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समिति की स्थापना की थी। इस संस्था से पैदा होने वाले स्वयं सेवकों में वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू आदि थे। गोखले ने पुनः सार्वजनिक सभा की पत्रिका तथा सुधारक का संपादन भी किया। गोखले ने भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नाइटहुड की उपाधि का पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। सर फिरोज शाह मुझे हिमालय की तरह दिखाई दिए जिसे मापा नहीं जा सकता, और लोकमान्य तिलक महासागर की तरह जिसमें कोई आसानी से उतर नहीं सकता। पर गोखले तो गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती है। उक्त कथन गोखले के बारे में किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था। तो आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर हो जाएगा बी, गुजराती में।
हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लंदन से दक्षिण अफ्रीका यात्रा 1909 के दौरान लिखी थी। जिस जहाज पर गांधी जी यात्रा कर रहे थे उसका नाम SS क्लिंटन कैस्टल था। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह सामग्री है। इस पुस्तक का अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सहित कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। 1938 में इस पुस्तक से प्रतिबंध हटा लिया गया। इस पुस्तक में गहरा विचार सभ्यता पर है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, पीटर मारिट्सबर्ग। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी की टिकट थी, परंतु उस वक्त काले लोगों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, तो कुछ गोरे लोगों ने उसे ट्रेन से फेंक दिया। इसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के भेदभाव की नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला स्टेट व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? आंसर हो जाएगा सी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं वेश्या कहा है। मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। इसे गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। इस पर गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी निकाला ताकि बताया जा सके कि इसकी सामग्री राजद्रोहात्मक नहीं है। 1938 में अंततः इससे प्रतिबंध हटा लिया गया। महात्मा गांधी द्वारा उच्चारित स्वराज के विभिन्न अर्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 जो है सही है। गांधी जी ने स्वराज को सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साथ जोड़ा। गांधी जी के अनुसार स्वराज राजनीतिक स्तर पर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए साथ साथ नैतिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा है। स्वराज प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज पर विस्तार से चर्चा की है। अगला है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, केवल एक जो है सही है। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने के पश्चात वे गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वर्ष 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक विधान बनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखें। तत्परंतु गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने इस भेदभाव कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इस हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। महात्मा गांधी के तत्व विचार पर रचनात्मक प्रभाव क्या थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों जो है सही है। तो सबसे पहला है, गांधी जी 18वीं सदी के परिणामी संप्रदाय से प्रभावित थे जो आस्थाओं धर्मों की एकता का समर्थन करता था। गांधी जी देव विद्या के जानकारों थियोसोफिस्ट से प्रभावित थे। गांधी जी वर्ड्सवर्थ जैसे स्वच्छंदतावादियों के लेखन के प्रशंसक थे। गांधी जी 18वीं सदी के परिणामी संप्रदाय से प्रभावित थे। उनकी मां पुतलीबाई परिणामी संप्रदाय की थी। गांधी जी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग में लिखा है कि परिणामी एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें कुरान और गीता दोनों के सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होता है। वे देव विद्या से भी प्रभावित थे और तथा वर्ड्सवर्थ के लेखन के प्रशंसक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर महात्मा गांधी के भाषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 जो है सही है। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन भाषण में कहा कि अभिजात वर्ग में गरीबों और मजदूरों के प्रति उदासीनता या चिंता का अभाव है तथा उन्होंने किसानों की महत्ता पर जोर दिया। वहाँ उन्होंने भद्रजनों की उपस्थिति तथा लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं या अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। पहला है, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया। दूसरा है, हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम था। तो इनमें से कौन सही है? तो केवल एक जो है सही है। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है जिसमें गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय लिखी थी। वह सर्वप्रथम जो है इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी।
गांधी जी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करने एवं असत्य कथन का पहचान करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, जो है असत्य है। गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला के मुकदमा की पैरवी प्रिटोरिया में किया था। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में पीटर मार्ट्सबर्ग नामक स्टेशन पर उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आंसर हो जाएगा ए। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? उपाधि देने वाले नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन। अर्धनग्न फकीर कहा था फ्रैंक मॉरिस तथा विंस्टन चर्चिल ने। केसरी हिंद कहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने। अगला देखते हैं, गांधी जी के जीवन से जुड़े निम्न घटनाओं का आरोही क्रम में सजाना है। तो आंसर हो जाएगा ADCB। सबसे पहले खेराम कर नहीं दो आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940। गांधी जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही हैं। गुजरात के पोरबंदर में जिस घर में गांधी जी का जन्म हुआ था, वह घर आज कीर्ति मंदिर के नाम से विख्यात है। गांधी जी अपने शुरुआती जीवन में राजा हरिश्चंद्र नाटक से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1927। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए 2 समाचार पत्र यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन किया था। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। अगला देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4 जो है गलत है। कथन 1 सही है, लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी का संदेश पुणे और मुंबई तक फैला और देशभक्ति की भावनाएं जगाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्र शिक्षा का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति हो। उन्होंने सहकारी स्टोर खोले और स्वदेशी वस्तु परिचारणी सभा का गठन किया। दूसरा कथन गलत है, महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। कथन तीसरा सही है, तिलक का लंबा राजनीतिक जीवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वायत्तता के लिए आंदोलन करते हुए बीता। गांधी जी से पहले वह सबसे व्यापक रूप से ज्ञात भारतीय राजनीतिक नेता थे। अपने साथी महाराष्ट्रियन समकालीन गोखले के विपरीत तिलक को एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी लेकिन एक सामाजिक रूढ़िवादी माना जाता है। कथन 4 जो है गलत है, उन्हें कई मौकों पर कैद किया गया, जिसमें मांडले में उनका लंबा कार्यकाल भी शामिल था। उनके राजनीतिक जीवन के एक चरण में ब्रिटिश लेखक सर वैलेंटाइन सरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। अरविंद घोष के बारे में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 सही है, 1 और 1, 3, 4 गलत है। कथन 1 गलत है, अरविंद घोष आंदोलन को शेष भारत तक विस्तारित करने के पक्ष में थे। उन्होंने देशभक्ति की सोच और भारतीय परिस्थितियों और संस्कृति से संबंधित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था। कथन दूसरा सही है, वो वंदे मातरम के संपादक भी थे और अपने संपादकीय माध्यम से स्वदेशी आंदोलन की भावना में हड़ताल, राष्ट्रीय शिक्षा आदि को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, जिन्होंने अनुशीलन समिति का प्रबंधन किया, द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। कथन तीसरा गलत है, वह क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। कथन चौथा सही है, 1902 तक अनुशीलन समिति के छत्र छाया में कलकत्ता में 3 समितियां काम कर रही थी। एक की स्थापना कलकत्ता के छात्र सतीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के बैरिस्टर प्रमथ मित्रा के संरक्षण में की, दूसरे की स्थापना बंगाली महिला सरला देवी ने की और तीसरा की स्थापना जतीन्द्रनाथ बनर्जी और अरविंद घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। 3 कथन जो है सही है। तो पहला कथन जो है सही है, उन्होंने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो अपनी तरह के सबसे शुरुआती भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था। कथन दूसरा सही है, उन्होंने मोंटेग्यू चमसोर सुधारों का समर्थन किया। कथन तीसरा सही है, उदारवादी राष्ट्रवादी राय रखने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से शक्तिशाली प्रेस अभियान चलाया और सामूहिक बैठकों को संबोधित किया। उनकी सहायता कृष्ण कुमार मित्र और नरेंद्र कुमार सेन ने की थी। यदि हम 28 करोड़ भारतीय ब्रिटिश संसद में केवल एक सदस्य भेजने के हकदार होते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहे गए उस पद की शोभा बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से दादाभाई नौरोजी को चुना होता। उपयुक्त कथन बीजी तिलक ने किसके बारे में कहा था? तो आंसर हो जाएगा सी, दादाभाई नौरोजी। नौरोजी को अक्सर भारतीय राष्ट्रवाद के ग्रैंड
ओल्ड मैन के रूप में याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नारोजी को पत्र लिखकर कहा कि भारतीय आपको पिता के रूप में देखते हैं, वास्तव में यहाँ ऐसी ही भावना है। बाल गंगाधर तिलक उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने कहा कि यदि हम 28 करोड़ भारतीय ब्रिटिश संसद में केवल एक सदस्य भेजने के हकदार होते तो इसमें कोई संदेह नहीं होता कि हमने सर्वसम्मति से दादाभाई नौरोजी को उस पद के लिए चुना होता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 जो है गलत है। पहला कथन गलत है, JV कृपलानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दूसरा कथन गलत है, यह गोविंद वल्लभ पंत ही थे जिन्होंने आज़ादी से पहले संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तीसरा कथन सही है, जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग प्रचार चलाया और सरकारी नीतियों द्वारा शोषित किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए किसान सभाओं के गठन को प्रोत्साहित किया। वह गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के फैसले के खिलाफ थे। चौथा कथन सही है, 1942 में नेहरू ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। 8 अगस्त 1942 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर किले में ले जाया गया। यह उनकी सबसे लंबी और आखिरी हिरासत थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल 4, ए नंबर जो है केवल 4 जो है सही है। पहला कथन गलत है, बोस ने 1938 में हरिपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और पूर्ण स्वराज स्वशासन के लिए खड़े हुए। 1939 त्रिपुरी में उन्हें फिर से चुना गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो कांग्रेस के भीतर एक गुट था जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था। कथन दूसरा गलत है, दक्षिण पूर्वी एशिया में अंग्रेज को हराने के बाद जापानियों ने कई सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस को लीग का जो है अध्यक्ष चुना गया। INA मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इनका गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। कथन तीसरा गलत है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उनके द्वारा अस्थायी सरकार का गठन किया गया। कथन चौथा सही है, सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से भारतीय समुदाय से बात की और उनसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आग्रह किया। और 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो पर प्रसारित एक भाषण के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। मैडम भिकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है सही है। कथन पहला गलत है, मैडम कामा ने 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। दूसरा कथन सही है, मैडम कामा ने दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। तीसरा कथन भी सही है, मैडम कामा का जन्म पारसी माता पिता से हुआ था। निम्नलिखित उदाहरणों को हम किसके साथ जोड़कर देख सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, BR अम्बेडकर। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित रहो। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। जीवन लंबा होने के बजाय बड़ा होना चाहिए। तो ये सभी जो कथन है किससे संबंधित है? भीमराव अम्बेडकर का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 4 सही है और 1 जो है गलत है। कथन पहला गलत है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनका मूल नाम मोहिउद्दीन अहमद था का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। कथन दूसरा सही है, यह लिसन उल सिद्दीक नामक पत्रिका के संपादक थे। कथन तीसरा सही है, उन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका प्रकाशित की। कथन चौथा भी सही है, वे 1923 और 1940 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हुसाम मेहता और अन्ना असफ अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर जो है सही है। पहला कथन गलत है, उषा मेहता और अन्ना असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। दूसरा कथन भी गलत है, अन्ना असफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस का झंडा फहराया, जबकि उषा मेहता ने बम्बई में एक भूमिगत रेडियो शुरू किया। तीसरा कथन सही है, अन्ना असफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। सुधारक के सहयोगी संपादक, सार्वजनिक सभा के सचिव, राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव, एक महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष प्रमुख गवाह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी स्वयं अपना गुरु मानते थे। इस प्रकार एक जीवनीकार वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले का। एनी बेसेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है सही है। पहला कथन जो है सही है, जब 1914 में प्रथम विश्व छिड़ा तो उन्होंने भारत में लोकतंत्र और साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व की स्थिति के लिए अभियान चलाने के लिए होम रूल लीग शुरू करने में मदद की। कथन दूसरा गलत है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन हेलेना ब्लादिवोस्टोक एच.एस. ओलकॉट तथा एच.एस. ओलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक नहीं थी। कथन तीसरा सही है। 1917 के अंत में उन्हें भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। 3 और 4 जो है सही है। कथन 1 गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड तब हुआ जब भगत सिंह 14 वर्ष के थे। अपनी युवावस्था का आरंभ हुआ नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। बाद वाले संगठन की स्थापना सचिन सान्याल और योगेश चटर्जी ने की थी। बाद में सितंबर 1928 में भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित किया गया। दूसरा कथन गलत है। भगत सिंह का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो छवि उभरती है वह उस बम की है जो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था। बमों से किसी की जान नहीं गई। इसका उद्देश्य एक प्रदर्शनकारी कार्रवाई, अंग्रेजों के कठोर कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। उन्होंने वह दिन चुना जिस दिन श्रमिक विरोधी कानून व्यापार विवाद विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था। कथन तीसरा सही है। राजगुरु सुखदेव, जतीन्द्रनाथ दास और 21 अन्य लोगों के साथ भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मामले को दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले के रूप में भी जाना जाता है। जेल में भेदभावपूर्ण प्रथाओं और खराब स्थितियों के खिलाफ 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतीन्द्रनाथ दास की जेल में मृत्यु हो गई। कथन चौथा सही है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की सुबह लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इंकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए साहस के साथ फांसी का सामना किया। अगला क्वेश्चन है। किसने कहा था मैं भारतीय टमटम हूँ, सभी सोते हुए लोगों को जगाता हूँ ताकि वे जाग सकें और अपनी मातृभूमि के लिए काम कर सकें, यह मेरा काम है। तो आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती एनी बेसेंट। किसने कहा था स्त्री को कमजोर लिंग कहना अपमान है, यह पुरुष का स्त्री के प्रति अन्याय है। तो 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था महिला को कमजोर लिंग कहना अपमान है, यह स्त्री के प्रति पुरुष का अन्याय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है। पहला कथन सही है। खेरा सत्याग्रह, जिसे खेरा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण प्रकरण था। यह 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ। शुरुआत में इसका नेतृत्व स्वयं किसानों ने किया, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने किया। दूसरा कथन गलत है। बारदौली सत्याग्रह 1928 में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। तीसरा कथन सही है। पटेल को दांडी नमक मार्च 1930 के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी इरविन समझौते के बाद उनकी रिहाई के बाद उन्होंने 1931 में कराची सत्र में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1932 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कथन चौथा जो है सही है। पटेल भारत की संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के प्रभारी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कितने कथन सही हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, 3 कथन जो है सही हैं। लोकप्रिय रूप से गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाले उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ। टैगोर मुख्य रूप से एक लेखक, कवि, नाटककार, दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री, संगीतकार और कोरियोग्राफर, एक अद्वितीय शैक्षणिक संस्थान विश्व भारती के संस्थापक और एक चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। टैगोर ने 8 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। वह 16 साल की उम्र में टैगोर ने भानु सिम्हा नाम से पहला कविता संग्रह जारी किया। उन्होंने वर्ष 1929 और 1937 में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निंदा की, फिर भी वह गांधी और उनके असहयोग आंदोलन का पूर्ण समर्थन या सहमति नहीं रखते थे। सरोजिनी नायडू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनना है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4, यानी चारों जो हैं सही हैं। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में हुआ था। वह 1905 में बंगाल की विभाजन के बाद भारत राष्ट्र आंदोलन में शामिल हुई। ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनकी सेवा के लिए सरोजिनी नायडू को केसरी हिंद पदक से सम्मानित किया। कांग्रेस का पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नायडू 1925 कानपुर सत्र में भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई और 1928 तक इस पद पर रही। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1917 में इसकी अध्यक्षता की थी। नायडू ने 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू
गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और विभिन्न स्वतंत्रता गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार कर लिया गया। नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी द्वारा नायडू को नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जो भारत में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। 1942 में सरोजिनी नायडू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी के साथ 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। वह भारतीय ब्रिटिश सहयोग के लिए गोलमेज सम्मेलन 1931 के निर्णायक दूसरे सत्र के लिए गांधी जी के साथ लंदन गई। अगला है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से सभी लक्ष्य गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्ता प्रारंभ करने से संबंधित है। भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं थे। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और मौका देना। राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी दुर्बलता नहीं समझना चाहिए। ये सभी जो थे मुख्य लक्ष्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा बी, जगजीवन राम द्वारा। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम ने की थी। 1975 के आपातकाल के पश्चात 1977 में आम चुनाव की घोषणा की गई और उसके पश्चात बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक नई पार्टी का गठन किया। इस चुनाव में विजय होने के बाद उन्होंने रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ए, सही है। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। दिलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र थे तथा 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में अपनी मां रानी जिंदन कौर के संरक्षण में गद्दी पर बैठाए गए थे। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा लॉर्ड जॉर्ज। जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया जाना आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? आंसर हो जाएगा सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। बाल गंगाधर तिलक को 1897 ईस्वी में राजद्रोह के नाम पर जेल भेजा गया। इस जेल यात्रा ने इनकी क्षमता को और मजबूत किया और जनता का भारी समर्थन मिला। इसके बाद ही जनता द्वारा उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। धार्मिक परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय तिलक को ही दिया जाता है। इन्होंने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कि 1848 ईस्वी में। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल के एक छोटे शहर किलीमानूर में हुआ। उन्होंने तंजौर कला और यूरोपीय कला का अध्ययन किया। उनकी कलाकृतियों की 3 भागों में बांटा जाता है, प्रतिकृति या पोर्ट्रेट, मानवीय आकृति वाले चित्र तथा इतिहास और पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र। यद्यपि जनसाधारण में राजा रवि वर्मा की लोकप्रियता इतिहास व देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई, लेकिन तेल माध्यम से बनी अपनी प्रतिकृतियों के कारण वे विश्व में प्रसिद्ध हुए। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना आयोग है और उसके अध्यक्ष हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, रेलवे आयोग 1901, थॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग 1899, एंथनी मैकडोनल्ड। अकाल आयोग 1899 तो एंथनी मैकडोनल्ड। सिंचाई आयोग 1901, मोनक्रिक। पुलिस सुधार आयोग 1902, एंड्रयू फ्रेजर। इसके अलावा सर थॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया गया। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल सुधारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल जो था वो था, और कर्जन का जो काल था वो था 1899 से 1905 ईस्वी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालानुक्रम का चयन करते हुए कूट का बताना है। आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। अगला 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? आंसर हो जाएगा ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1924 में महंतों द्वारा भ्रष्ट तरीके से तीर्थयात्रियों से धन उगाहने के विरुद्ध में यह आंदोलन था। स्वामी विद्यानंद ने तारकेश्वर सत्याग्रह
प्रारंभ किया। आंदोलन के लिए महावीर दल का गठन किया गया। स्वामी सच्चिदानंद ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाद में तेज बंधु चित्तरंजन दास ने आंदोलन की कमान संभाली। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में जो है निर्दिष्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2431। गांधी जी ने अपने विचारों पर आधारित प्रथम सत्याग्रह प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार से किया था। फरवरी मार्च 1918 में वेतन वृद्धि प्रश्न पर मिल मालिकों से समझौता नहीं होने पर मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। जून 1918 में फसल खराब होने पर भी कर माफ नहीं करने से गुजरात के खेरा के आंदोलन के किसानों ने कर देने से मना कर दिया। सरदार पटेल भी इस आंदोलन में सक्रिय रहे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह 1919 में हुआ। इस प्रकार पहले से बाद का जो क्रम है वो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, फिर खेरा किसान आंदोलन और लास्ट में है रॉलेट एक्ट विद्रोह। अगला देखते हैं। अगला है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिशकालीन भारत के नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही हैं। वेलेजली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी 1817 द्वारा जारी रखा गया। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। कमेटी ने कोलकाता का एक नया नक्शा बनवाया जिसमें कोलकाता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किला बनाने का निर्णय लिया जिस पर आसानी से हमला नहीं किया जा सके। 1870 में हैजा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपने चपेट में लिया। सरकार ने उस समय के स्वीकार सिद्धांत जीवन परिस्थितियों और फैलाव के बीच सीधा संबंध है जिसे द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी जैसे शहर के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन मिला। नगर नियोजन को आवश्यकता के रूप में स्वास्थ्य के रूप में जोड़कर देखा गया। घनी बस्तियों को अस्वच्छ माना गया। अगला देखते हैं। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई। तो आंसर हो जाएगा सी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा की गई। इसमें प्रावधान किया गया कि उच्च भारतीय सिविल सेवा के लिए 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित करना। इसके आधार पर सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में 1922 में आयोजित की गई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, पीजे तिलक हुड़ुल आंदोलन, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजिनी नायडू धरसाना रेड। भारत राष्ट्र आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करना। तो आंसर हो जाएगा 1342। सबसे पहले होगा क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 ईस्वी को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को की गई। वेवेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी को घोषित किया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा था। निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अपने उत्तर को कूट की सहायता से चुनना है। तो आंसर हो जाएगा बी, DBCA। आंतरिक सरकार का जो गठन है वो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन का भारत आना 24 मार्च 1946। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही 16 अगस्त 1946। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना 14 जुलाई 1945 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सर्वनिवेश उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया। तो आंसर हो जाएगा ए, घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला केवल उन कांग्रेसियों और स्वराजवादियों का समर्थन करना चाहते थे जो साम्यवाद या समाज के पक्ष में नहीं थे। 3 अगस्त 1934 को बिरला ने ठाकुर दास को लिखा, वल्लभ भाई राजाजी और राजेंद्र बाबू सभी साम्यवाद और समाजवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें हम में से कुछ जो स्वस्थ पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गांधी जी की यथासंभव मदद करनी चाहिए और एक सामान्य उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता जिसका साम्यवाद और समाजवाद के प्रति झुकाव था नेहरू थे और वे उस समय जेल में थे। अगला देखते हैं। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। आंसर हो जाएगा ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 में तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की थी। एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड किताब भगत सिंह ने लिखी थी। अगला फना याद रखो, अब ये झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये किसने कहा था? तो आंसर होगा बी, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने
जो है 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था। लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में ही गांधी जी को सविनय अवज्ञा चलाने का अधिकार दिया गया। अगला है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं, यह कथन किसका है? तो आंसर होगा सी, कुंवर सिंह। जब 22 जुलाई 1857 को क्रांतिकारी दानापुर से आरा की तरफ बढ़े तो कुंवर सिंह के भी जो है साथ शामिल हो गए। वे तात्या टोपे के संपर्क में भी रहे तथा आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना को भी मात दी। डगलस के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से सामना करने के क्रम में कुंवर सिंह घायल हो गए तथा 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो आंसर होगा डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में वर्ष 1882 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शिक्षा के विकास की समीक्षा हेतु भारतीय शिक्षा आयोग गठित किया गया, जिसे हंटर कमीशन कहा जाता है। हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहती होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। डफरिन ने कांग्रेस का मजाक कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है यह कहकर उड़ाया था। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो आंसर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया? तो आंसर होगा बी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस जो है आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन की स्थापना 1888 में अहमद खान एवं राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। अगला है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसे संबोधित किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक माउंटबेटन ने भारत का अंतिम वायसराय तथा आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जनरल बना। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी का असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो आंसर होगा बी, टीवी में काले। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो आंसर होगा जी, बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। इसके कार्य में निम्न कार्य किए गए। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति की। पुलिस प्रशासन के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लाया गया। सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 आदि जो है इसी के समय। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है बी, लॉर्ड एटली को। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। यह लेबर पार्टी का था। 1946 में एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा था। भारत की स्वतंत्रता के समय के विषय में एटली ने कहा था कि ब्रिटेन भारतीयों की स्वतंत्रता दे रहा है क्योंकि अब भारतीय सेना ब्रिटिश राजसत्ता के प्रति राजभक्त नहीं रही है और ब्रिटेन भारत को अपने अधीन बनाए रखने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। आंसर होगा ए, महाराजा रंजीत सिंह। इन्होंने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो से अमृतसर की संधि की थी। इसके तहत रंजीत सिंह की सीमा को सतलज तक स्वीकार किया गया। राजा रंजीत सिंह को अफगान शासक शाहशुजा से 2 कोहिनूर हीरा मिला जिसे नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संगठनात्मक सरकार की स्थापना की गई। इसके तहत गवर्नर जनरल के वीटो की शक्ति को खत्म नहीं किया गया था। केंद्र सरकार की कार्यकारिणी की शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी कहा था? सी, लॉर्ड लिनिथगो। लॉर्ड लिनिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके निम्न प्रावधान थे: डोमिनियन स्टेट बनाना, युद्ध के पश्चात संविधान निर्माती संस्था का गठन, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि। कांग्रेस और लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया।
निम्नलिखित में से किसने रवीन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। जॉर्ज पंचम द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी। बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? आंसर होगा बी, मैक्स मुलर। लोकमान्य तिलक अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखे जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया, जिस कारण इन पर राजद्रोह लगाकर 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले बड़वा जेल में बंद कर दिया गया। सजा के पश्चात मैक्स मुलर ने कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक अपनी पुस्तक लिखी थी। इनकी अन्य पुस्तक है द ओरिजिन द आर्कटिक होम ऑफ तब्बेदास। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? आंसर होगा सी, रवीन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रवीन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया तथा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून तथा सिंगापुर में था। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस तथा नेहरू के नाम से रेजिमेंट बना। महिला रेजिमेंट जो थी वो लक्ष्मीबाई के नाम पर थी। 21 मार्च 1940 को दिल्ली चलो का नारा आजाद हिंद फौज ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्र कांग्रेस समाप्त कर देनी चाहिए? आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। गांधी जी ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी ने नोआखली, आज़ादी के समय दंगा स्थल पश्चिम बंगाल में थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि भगवान जो है अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तिलक का कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने केसरी तथा मराठा पत्रिका का संपादन किया। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा 6 वर्ष की सजा हुई। जेल में इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? आंसर होगा के एम पनीकर। इन्होंने प्रोफेसर के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्य किया था। इन्होंने 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में देश का प्रतिनिधित्व किया। ये चीन तथा मिस्र में भारत के राजदूत रहे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? आंसर होगा बी, सरोजिनी नायडू। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़े तथा 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ता धर्ता भी यही थे। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। किसने कहा कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? तो आंसर होगा ये, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में पारित किया गया। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। इसी दौरान डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गया। निम्नलिखित में से किसने कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति जो है धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? आंसर होगा ए, बी आर अम्बेडकर। 1932 के कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए एक पृथक निवाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसके खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया। नर्मदा सेंट्रल जेल में सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पुनः पैक्ट हुआ। इसके तहत दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटों का 18% कर दी गई। किसने कांग्रेस पर अन्याय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? आंसर होगा बीजी तिलक। उदारवादी और अग्रवादी में मतभेद गहराता चला गया। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की, में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1908 में इलाहाबाद अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर उग्रवादियों को कांग्रेस ने 7 साल के लिए निकाल दिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और ये आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।